हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन, जिससे जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 12 में, आज हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेरी आई थी बच्चों की मेरे पास, ठीक है, जिन्होंने देखा था वो। तो आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 12 दोबारा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया था कि कैन देर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि विदाउट फोर्स क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हाँ बच्चों, हो सकता है। क्यों हो सकता है, हम इसका आंसर क्या है, यस देर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये कब हो सकता है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी, इट मीन्स जो उसमें नेट फोर्स है आपका वो क्या है, जीरो है। क्लियर, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी, इट मीन्स जो वेलोसिटी है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है उसमें। क्लियर, अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स जो फोर्स उसके अंदर क्या होगी, जीरो होगी। बिकॉज फोर्स से क्या होता है, फोर्स से होता है आपका एक्सीलरेशन। इट मीन्स जो एक्सीलरेशन हम बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन इज द कॉज ऑफ फोर्स। क्लियर, तो इसमें पूछा गया कि क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, कंडीशन है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो होगा, बट जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। क्लियर, तो बट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, लेकिन उसमें तब भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। क्लियर, इट मीन जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, बट जो फोर्स है वो क्या है, एब्सेंस है। इट मीन जो नेट फोर्स है वो क्या है, आपकी जीरो है। तो उसका ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, तो मैंने सोचा कि दोबारा से डिस्कस किया जाए। ठीक है, जो उससे पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी, तो अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया सही ढंग से। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर बेटा, यह है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट टायर्ड। इट मीन्स एक कोई पर्सन है, ठीक है, ठीक है ना, उसने क्या रखा है, सर पे एक बंडल ऑफ बे रखा है। क्लियर, ये इसके सर पे क्या रखा है, कोई बंडल है। ठीक है, अब ये जो उसने रखा है वो कितने मिनट के लिए रखा है, 30 मिनट के लिए रखा है। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, 30 मिनट, एंड वो थक चुका है बहुत। हैज ही डन सम वर्क और नॉट। अब ये पूछा गया है कि ये इसने इस पर्सन ने कुछ काम किया या नहीं किया। क्लियर, अगर हम बात करें, अगर हम कंसेप्ट पाए, बेसिक कंसेप्ट पे कि वर्क डन क्या होता है, कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने किया। ठीक है, अगर हमने उसमें फोर्स लगाया और उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो इट मीन्स वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, सपोज करो अगर हमने इसमें फोर्स लगाया किसी एक ऑब्जेक्ट में, कोई बहुत बड़ा पत्थर है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमने इसको फोर्स लगाया बट वो हैवी होने के कारण हमने उसको डिस्प्लेस नहीं करा पाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वर्क डन होगा, नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, इसमें इस पर्सन की डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी गई है। ठीक है ना, इस पर्सन के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करी गई है, तो इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा। और बट जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रहा होगा ना इसमें नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड लग रहा होगा। बट ये क्या है आपका, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, इसमें ये नहीं बोला गया है कि ये इस पर्सन ने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है, अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट, उसने बस रखा है और वो थक गया। उसको रखने के बाद उसने कब तक रखा, 30 मिनट तक रखा। ठीक है, तो वो बहुत थक चुका है। अब इसमें पूछा गया उसने काम किया, तो हम कैसे बताएंगे, हमें ये बताया कि वर्क डन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, तो इट मीन्स क्या होगा, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स उसने वर्क डन नहीं किया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे,
मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो बेटा हम इसमें लिख सकते हैं, अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ hay on his head for 30 minutes, but there is no displacement in the hurdle of in the bundle of in the bundle of hay, hence we can say displacement equal to 0. so work done कितना हो जाएगा, वर्क डन भी हमारा कितना आएगा, 0 जूल। क्लियर? तो उसमें वर्क डन कितना होगा, 0 जूल होगा। ये हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंस में, ठीक है ना। बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ये 0 क्यों आया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो इससे पहले मैंने लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। अगर आप उस लेक्चर को देखोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर आपका 14, ठीक है। इसमें क्या बोला गया आपका, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, कितनी एनर्जी कर रहा है आपका, 1500, ठीक है। इट मीन्स जो है ना, सॉरी, जो इसमें पावर रेटेड कितना हो रहा है, 1500 वॉट। क्लियर? एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, इट मीन्स रेटेड 1500 वॉट का मतलब है ये पावर है आपकी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्या आपकी पावर, तो पावर कितनी है, पावर दी है आपको 1500 वॉट। इसको हम किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी आती है किलो वॉट आवर में आती है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट में। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 किलो वॉट। क्लियर? अब हमसे पूछा गया है इसमें एनर्जी, ठीक है। तो हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, इन 10 आवर। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 आवर। क्लियर? अब इसमें बोला गया है, जो टाइम आपको दिया है 10 आवर का, तो इसमें क्या लिखा है आपका, एनर्जी, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं पावर। तो हम एनर्जी हमें निकालना है तो हमें टाइम को इधर भेजना होगा, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर कितनी है, 1.5 इंटू 10, तो कितनी आ गई हमारी, 15 किलो वॉट आवर, ये एनर्जी आ गई हमारी, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारी एनर्जी निकल के आ गई है 15 किलो वॉट आवर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इजी था, फॉर्मूले बेस पे था, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी तो हमें जो नीचे हमारा डिवाइड में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। और उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है एनर्जी, किलो वाट आवर, 15 किलो वाट आवर, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है, आप क्वेश्चन एक बार अपनी बुक से भी रीड करना, ठीक है, समझना उसको, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या है। इसमें बोला गया इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसमें जो बात करी गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करी गई है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इट मीन्स मैं आपको ना जनरल सही ढंग से समझाता हूँ कि जैसे इसमें की बात क्या होता है कि कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हमने इसमें एग्जांपल लिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होता है तो वहाँ क्या वर्क, कौन सी एनर्जी होती है, वहाँ होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे ही वो नीचे आती है, इट मीन्स उसमें मोशन अटेन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर? तो सपोज करो ये हाइट है आपकी, अगर मैं इस बॉब की बात करता हूँ, ये अभी इस पोजीशन पे हमने इसको पकड़ा है, ठीक है। आपने देखा होगा ना पेंडुलम, ये हमने उसका ये बॉब है, हमने इसको यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ठीक है।
तो इट मीन्स ये हाइट इसने यहाँ से यहाँ कुछ अटेंड करी है, मतलब ग्राउंड से, तो कुछ हाइट होगी इसमें, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना यहाँ पर वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें मोशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये पोजीशन, ये अपना ये यहाँ से यहाँ स्टार्ट करेगी, मतलब इसका मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इस पोजीशन पे आएगी, ठीक है, फिर ये इधर आएगी, ये जो बॉब है फिर ये इधर आएगा, तो इट मीन्स ये क्या करेगा, इस पोजीशन पे इसकी एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, फिर ये वापस आएगा, ठीक है। जब ये पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो उस कंडीशन में फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इट मीन्स सपोज करो कांस्टेंट मतलब इसका जो सम है, ठीक है, वो 10 है। कांस्टेंट मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ उसकी, मतलब यहाँ पर जो हमने इसको पकड़ा हुआ है एक एंड पे, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो है उस कंडीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 जूल, ठीक है ना, 10 जूल मान लो, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, जो सेकंड कंडीशन, ये आपके सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट की बात। अगर ये जैसे सेकंड पॉइंट इस पॉइंट में आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है 7, तो पोटेंशियल एनर्जी 7 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस कंडीशन, पोटेंशियल एनर्जी अगर 7 कम हो जाएगी ना, तो 7 जूल मान लो उसको, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3। अब इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है, जो इन दोनों का सम वो कितना रहेगा हमेशा, वो 10 जूल ही रहेगा, क्लियर। जो इन दोनों का सम रहेगा, किसका, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स अगर हम इस एग्जांपल से समझेंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट पे 7 हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 जूल होगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 3 पोजीशन पे देखेंगे, ठीक है, ये 3 पोजीशन है आपकी, अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, मान लो कि 5 जूल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो भी कितनी होनी चाहिए, 5 जूल। क्योंकि जो इनका सम है ना बेटा वो क्या होना चाहिए, 10 जूल ही आना चाहिए, क्लियर। जो इनका सम कितना होना चाहिए, 10 जूल ही आना चाहिए, क्लियर। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस कंडीशन में बोला गया है कि इसमें इसका वायलेशन हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो इस आंसर्स को, कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस व्हेन अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड, ठीक है, वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑक्सिलेट, व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। क्यों आएगा, क्योंकि अगर इस पोजीशन पे क्या रहेगा आपका, इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे ही अदर एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और यहाँ से जब ये मोशन होगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्लियर। एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये जब धीरे धीरे जाके बॉब क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा, इट मीन्स यहाँ कहीं रुक जाएगा वो, ठीक है ना, समझ में आया। तो वो किस वजह से होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्लियर। क्यों, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, जब उसमें मोशन ही नहीं होगा, ठीक है, जब बॉब फाइनली लास्ट में जाके रुक जाएगी तो इट मीन्स क्या होगा कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूशन, तो इट मीन्स जो मैक्सिमम हो जाएगी, इट मीन्स क्या है, आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो तो मेंटेन ही रहेगा ना। व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी, इवेंचुअली एनर्जी को क्या होगा, लास्ट फाइनल में क्या होगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, अभी स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने छोड़ा वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी
चलते चलते लास्ट में क्या होगा, वो रुक जाएगा। जब रुकेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब है ये वॉयलेट नहीं कर रहा है पोटेंशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, बिकॉज जो लास्ट में हमारी जो एनर्जी बचेगी वो कौन सी बचेगी, पूरी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है ना, लास्ट में अगर दोनों का सम कितना आना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो वो तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा ना। इट मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, फिर उसमें कुछ मोशन हुआ कुछ टाइम तक, उसके बाद वो स्टॉप हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स इसका वॉल्यूशन नहीं हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। जब उसका मोशन होगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और लास्ट में क्या होगा कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगी, और जो दोनों का सम कितना होगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा। इट मीन्स सेम होगा, और जो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन को नहीं बताता है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे और बच्चों ने पूछा था मुझसे। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट आता है तो पूछिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।